आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 7th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर बेटा फर्स्ट चैप्टर अपना चल रहा है पहले से, जिसके अंदर कि मैंने आपके लेखक के जीवन परिचय के बारे में बता दिया था। इसके जो लेखक हैं वह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उनके जीवन के बारे में मैंने बता दिया था आपको, और साथ ही साथ इस लेसन में क्या बताया गया है वो चीज़ भी आपको मैंने समझा दी थी। आज हम ये जो कविता है, बड़ी ही प्यारी कविता है जिसका नाम है थोड़ी धरती पाऊँ। क्या नाम है बेटा? थोड़ी धरती पाऊँ। इस कविता को पढ़ेंगे और इस कविता के माध्यम से जो लेखक है, कवि जो है, वह हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। बेटा मैंने बताया था आपको इसके अंदर कि जो कवि ये चाह रहे हैं कि इसमें हमें जो बता रहे हैं कि पेड़ पौधों के लगाने की प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्रॉफिट होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है। वृक्षों के प्रति हमें संवेदना रखनी चाहिए, अर्थात उससे आत्मीय संबंध रखना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। तो अपन स्टार्ट करें हैं। बहुत प्यारी कविता है, सुनिए। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। अब कवि इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि मैं बहुत दिनों से क्या सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी धरती मेरे को मिल जाए, यानी कि थोड़ी सी जमीन या थोड़ी सी धरती अगर मेरे को मिल जाए तो मैं क्या करूँ उसमें, उस धरती में बाग बगीचा यानी कि वहाँ पे बगीचा लगाऊं, बाग लगाऊं, फल फूल लगाऊं, मैं सब्जियां लगाऊं, दौब लगाऊं, बहुत सारी चीज़ें लगाऊं। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, अर्थात जो मेरा मन करे उस स्थान पर, कौन से स्थान पर, जहाँ थोड़ी सी ज़मीन उनको मिल जाए, थोड़ी सी धरती उनको मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें वो लगाना चाहते हैं। खिले खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। उसके बाद में वो क्या करें, खिले खिले फूल फल, जब वो क्या करेंगे, बाग बगीचे लगाएंगे तो उसमें क्या खिलेंगे, वो फूल लगाएंगे, फल लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, फूल जो है वह धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खुशबू देंगे, खिल जाएंगे। चिड़िया बोले, और जब बाग बगीचे होंगे तो बाग बगीचों में कौन आएगी बेटा, चिड़ियाएँ आएंगी ना। तो चिड़ियाएँ आएंगी और चिड़िया चींची की ध्वनि करके मधुर गान गाएगी। प्यारी खुशबू डोले, जब फूल होंगे तो चारों तरफ उसकी क्या होगी, खुशबू, उसकी चारों तरफ से उसकी महक हमें सूंघने को, हमें महसूस करने को मिलेगी। ताजी हवा जलाशय में, जलाशय किसे कहते हैं, जो कि पूर्ण रूप से पानी से भरे हुए रहते हैं, तालाब भी बोल सकते हैं हम। तो ये जलाशय बोल रहे हैं कि जब बाग बगीचे लगाएंगे तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, जलाशय की, जल की आवश्यकता होगी। तो वो जलाशय वे भी क्या हो जाएंगे, पूर्ण रूप से भरे हुए रहेंगे। अपना हर रंग भिगो ले, अर्थात इसमें चिड़ियों और पक्षियों के बारे में बताया गया है कि छोटे छोटे, आपने देखा होगा जब बाग बगीचे होते हैं, बाग बगीचे में छोटे छोटे जो जलाशय बने हुए रहते हैं, पोखर, पानी की टंकी भी रख देते हैं वहाँ पे, या फिर छोटे छोटे जलाशय जो बनाए हुए रहते हैं, उसके अंदर वो चिड़ियाएँ क्या करती हैं, आके और उसमें नहाती है ना। तो इसके लिए वही बोल रही हैं कि जो चिड़ियाएँ हैं, अर्थात जो पक्षी है, वह जलाशय में आए और क्या करें, अपने अंगों को भिगोए, अर्थात उसके अंदर खेले और उसके अंदर नहाए। कौन, पक्षी। आगे देखो, लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। अब उसके बाद में देखो कवि क्या कह रहे हैं कि लेकिन मेरे को इतनी सी 1 इंच भी ज़मीन मेरे को नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई, क्योंकि मेरे पास में वो ज़मीन है ही नहीं, तो मिलेगी कहाँ से, कि लेकिन मेरे को 1 इंच भी धरती नहीं मिली, एक पेड़ भी कहे जो अपना भाई, कि मैंने एक पेड़ भी ऐसा नहीं है जो कि मेरे को अपना क्या कहे, भाई कहे। क्योंकि पेड़ जो है वह हमारा एक तरीके से क्या है, भाई के समान है, हमारे सगे भाई के समान है, कि जिस तरह से हमें हमारे परिवार से बहुत कुछ प्राप्त होता है, हम बहुत कुछ हमें मिलता है, तो उसी प्रकार से पेड़ पौधों से भी बेटा हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, औषधियाँ मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, आपको फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है। तो वह भी क्या है, हमारे भाई के समान ही है। तो यहाँ पे कवि वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि मेरे को कोई भी एक पेड़ भी ऐसा नहीं है जो कि मेरे को क्या कहे, अपना भाई कहे, या मैं उसको अपना भाई कहूँ। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो।
अब कवि क्या कह रहा है, भाई मेरे पास में तो क्या नहीं है, धरती नहीं है, ज़मीन नहीं है, जिसके कारण से कि मैं बाग बगीचे नहीं लगा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, जो पेड़ है वह मेरे को भाई नहीं कह सकते। लेकिन आपके पास में तो हो सकता है, आपके पास में क्या हो, ज़मीन हो। तो वो क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करें, उस ज़मीन के अंदर क्या लगाएं, फल लगाएं, फूल लगाएं, बाग बगीचे लगाएं, और तो क्या हो जाएगा, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो कि आपके पास में फलों फूलों से बगीचे बने हुए हो, बगीचे हो आपके पास में, और वो काई से लदे हुए हो, क्या हो उसके अंदर बहुत सारे फूल हो, बहुत सारे फल हो, बहुत सारी चीज़ें उसमें हो, और चारों तरफ हरियाली हो, फूल हो, फूलों में से खुशबू आ रही हो, तो कितना अच्छा लगे हमारे पास। जब हम बगीचे में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है ना। और आपके घर के अंदर भी आपने छोटा सा कुछ ना कुछ एक बाग लगा ही रखा होगा ना, छोटे से स्थान पर। आगे देखिए, हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो। उसके बाद में कवि वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि हो सकता है क्यारी हो महक रही हो, कि आपके पास में क्या हो, छोटी छोटी यानी कि खेत हो, छोटा सा खेत हो, और खेतों में क्या बनी हो, छोटी छोटी क्यारियाँ बनी हो, जो कि क्या रही हो, चारों तरफ से महक रही हो, उसमें खुशबू आ रही हो। छोटी सी खेती हो कि आपके पास में ज़्यादा चाहे बहुत बड़े बड़े बाग बगीचे ना हो, बहुत बड़ा आपके पास में खेत ना हो, लेकिन छोटा सा अगर खेत है तो वह भी क्या है, आपको सुख प्रदान कर सकता है। कि फसलों में दहक रही हो, फसलों में क्या हो रही है, फसल क्या रही हो, उग रही हो उस खेतों के अंदर, क्योंकि खेत होंगे तो खेत में हम क्या करेंगे, फसल उगाएंगे ना, चाहे वो गेहूँ की उगाए, बाजरे की उगाए, या और किसी चीज़ की उगाए, कोई फल फूल की उगाए, किसी की उगाए, तो उसके लिए वो वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि छोटी सी खेती हो और फसलों में दहक रही हो, अर्थात उसमें फसल उग रही हो। क्लियर। आगे देखो, हो सकता है कहीं शांत चौपाया घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी घूम रहे हो। अब जब खेत होगा, बाग बगीचे होंगे हमारे पास में, तो क्या आएंगे उसमें, पक्षी और पक्षु दोनों आएंगे, पशु भी आएंगे। तो चौपाया कौन होते हैं, चौपाया किसे कहा जाता है, जिसके 4 पैर हो। तो 4 पैर किसके होते हैं, जानवर के होते हैं ना, चाहे वो बकरी हो, घोड़ा हो, गाय हो, ये सारे क्या है, चौपाया है। तो वो क्या बोल रहे हैं कवि कि अगर आपके पास भी खेती है, आप खेती करते हैं, फल फूल उगाते हैं, बाग बगीचे हैं, तो क्या होगा कि हो सकता है कहीं शांत यानी कि शांत वातावरण में, यानी कि बिल्कुल शांति में क्या घूम रहे हो, पशु यानी चौपाया घूम रहे हो, चौपाया यानी कि पशु घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी घूम रहे हो, कि हो सकता है और क्या घूम रहे हो, अपने पक्षी यानी कि बाग बगीचों में इत्यादि में कहाँ क्या घूम रहे हो बेटा, अपने पक्षी घूम रहे हो। अर्थात जब बाग बगीचे होंगे, पेड़ पौधे होंगे, तभी तो पक्षी आएंगे, बाग बगीचे नहीं होंगे, फल तो क्या नहीं आएंगे, पक्षी भी नहीं आएंगे। तो उसके लिए वो वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि ये पक्षी घूम रहे हो, ये सारी चीज़ों का वे वर्णन कर रहे हैं। आगे देखिए, तो विनती है यही कभी मत इस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, न चिड़ियों को रोना। अब कवि इसके अंदर कह रहे हैं कि मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुमसे अनुग्रह करता हूँ कि आप क्या मत करना, कि कभी इस दुनिया को मत खोना। कौन सी दुनिया को, जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, खेती कर रहे हो, बाग बगीचे हैं आपके पास में, इस चीज़ को कभी भी खोना मत, कि आप थोड़े से स्वार्थ के लिए आप अपनी ज़मीन जो है किसी को बेच दो, और वह आने वाला व्यक्ति क्या करेगा, उस बाग बगीचों को हटा देगा और वहाँ पे अपना निवास स्थान बना लेगा या और कुछ कर लेगा। तो आप थोड़ी सी स्वार्थ के लिए इन सब चीज़ों को मत खोना, कि पेड़ों को मत कटने देना, कि क्या मत कटने देना, पेड़ों को काटने मत देना, ना तो खुद काटना और ना ही किसी को काटने देना। चिड़ियाओं को रोना, कि पेड़ पौधों पे कौन निवास करता है, पक्षी निवास करते हैं ना। अगर बेटा वो पक्षी चलेगा, आपके पेड़ पौधे कट गए, तो क्या हो जाएगा, पक्षी भी वहाँ से चले जाएंगे, तो वो दुखी होंगे ना, रोएंगे ना। जब हमारे पास में हमारा निवास स्थान, हमारा मकान हमसे छिन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, व्याकुल होंगे, रोएंगे ना। तो उसी प्रकार से पक्षियों के, चिड़ियों के इत्यादि के जो निवास स्थान कहाँ बने हुए रहते हैं, पेड़ पर। और अगर पेड़ पर कट गए तो क्या हो जाएगा, उनके निवास स्थान भी नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और जो पक्षी हैं, चिड़ियाएँ हैं, गौरैया है, ये सब क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और रोएंगे। तो यहाँ पे कवि बोल रहा है कि पक्षियों को रोने मत देना, कि ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे पक्षी क्या हो जाए, रोने लग जाए और उदास हो जाए। आगे देखो,
एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखा पर कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। उसके बाद में कवि बोल रहे हैं कि एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं। सपने सोते हैं का अभिप्राय क्या है कि हम बहुत सारे सपने उन पेड़ पौधों को देखकर लेते हैं। शाखा कटने पर भोले शिशुओं से रोते हैं। अब जो शाखाओं पर कौन रहते हैं, वो अभी मैंने बताया ना, पक्षी रहते हैं। और जब उनके निवास स्थान कट जाएंगे, रहने का स्थान उनके पास में रहेंगे, तो वह किसके समान बताएं, किसके समान रोएंगे, शिशुओं के समान। शिशु कौन होता है, छोटा बच्चा, जो कि साल भर से जिसकी उम्र कम होती है ना, उसे कहा जाता है शिशु। तो कवि यहाँ पे वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अगर आपने पेड़ पौधे काट दिए, उनकी शाखाएं काट दी, जो पक्षी है वह किसके जैसे रोएंगे, छोटे बालक के जैसे वह क्या हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। अब उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, कि जिस तरह से पेड़ बढ़ते हैं उसी तरह से आप भी क्या करो, बढ़ना सीखो, अपने जीवन में प्रगति करना सीखो, आगे की तरफ अग्रसर होना सीखो। पेड़ों के संग खिलना, पेड़ जैसे पेड़ों के अंदर फल फूल खिलते हैं, इत्यादि खिलते हैं, तुम भी तुम्हारे जीवन को उसी तरह से खुशहाल बनाओ। पेड़ के संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना, के यानी कहने का अभिप्राय कवि इसमें वर्णन करता हुआ क्या कह रहा है कि जिस तरह से जो पेड़ पौधे हैं होते हैं वह हिल मिल कर रहते हैं, उसी प्रकार से हमें भी क्या करना है, इस संसार में सभी व्यक्तियों से हिल मिल कर प्यार से रहना है। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। कि जो इस चीज़ों को नहीं समझते, कि इस चीज़ों को, कि जो मिलजुल कर नहीं रहते हैं, एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, वह दुष्कर्म का अभिप्राय क्या है, अपने कर्म, जो कि हम गलत कर्म, एक तो होता है कर्म, तो कर्म अच्छे भी होते हैं प्रत्येक बुरे भी होते हैं। यहाँ पे क्या बताया, क्या दुष्कर्म यानी कि गलत कार्य, गलत कर्म जो कि किसी के दिल को दुखाए। प्रत्येक दुष्कर्म क्या है, जो कि दूसरे का दिल दुखाए, वही क्या है, दुष्कर्म है। तो यहाँ पर वो कवि क्या कह रहे हैं कि बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, कि जो छोटे बच्चे होते हैं वह क्या करते हैं, पूरे परिवार को हरा भरा रखते हैं, और जो पेड़ होते हैं वह भी संसार को क्या रखते हैं, हरा भरा रखते हैं। तो पेड़ और बच्चे के अंदर क्या समानता बताई गई है। जैसे एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो छोटे बच्चे से क्या होता है, हमारा पूरा परिवार खुश रहता है। एक बच्चे से हमारे घर में पूरी रौनक रहती है, लेकिन वो बच्चा अगर कहीं चला जाए तो हमारा घर क्या हो जाता है, सूना सूना हो जाता है। हम भी चुपचाप बैठे रहते हैं, उस बच्चे के साथ में हंसते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, तो उस चारों तरफ खुशी का वातावरण रहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पेड़ भी हमें क्या देते हैं, खुशहाली और खुशी ही देते हैं, और जिन्होंने इनको नुकसान पहुँचाया वह अपने कर्मों की सजा भुगतते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि हमें कभी भी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। क्या भुगतना पड़ेगा, पेड़ पौधे कट जाएंगे तो क्या नहीं होगी, फसल नहीं होगी ना। आपने फसलों को काट दिया तो क्या नहीं हो गया, अनाज नहीं होगा। अनाज नहीं होगा तो क्या होगा, भूखे मरेंगे, होगा ना ऐसा ही। तो इसके लिए बोल रहे हैं कि फिर हमें हमारे कर्मों की सजा तो भुगतने को मिलेगी। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। कि आज हमने क्या कर दिया है, पेड़ पौधों को काट दिया है, जिसके कारण से हम क्या बन गए, वहशी होते हैं ना, कि असभ्य हो गया, जंगली हो गया, जिनको सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है, अपने स्वार्थ के लिए हम कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। तो उसके लिए बोल रहे हैं कवि कि आज हम थोड़े से अपने निजी स्वार्थ के लिए क्या बन गए हैं, जंगली बन गए हैं, वहशी बन गए हैं, और क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, जहर का मतलब क्या होता है, पॉइजन जिसे कहते हैं ना, क्योंकि हवा क्या हो रही है, पेड़ पौधे नहीं है, पेड़ पौधे नहीं होगी तो क्या नहीं होगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हम बीमार होंगे ना, हमें शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, तो उसका परिणाम हम सबको भुगतने को मिलेगा। तो कहने का अभिप्राय इसमें कवि यही कह रहा है कि पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। कि अगर हमें
खुशबू, ताज़ी हवा नहीं मिलेगी तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। इसलिए कवि इसमें पूरी कविता में वर्णन करता हुआ क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं। और लगाने का अभिप्राय नहीं है लगा दिया और हमने छोड़ दिया, नो, लगाकर और फिर उनकी पूर्ण रूप से हमें उसकी देखभाल करनी है, उसकी रक्षा करनी है और ताउम्र उनको अपने साथ में रखना है। ओके बेटा, ये अपनी कविता कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर बेटा आपको क्या करना है, होमवर्क की तरफ चलते हैं अपन। इसके अंदर आपको जो मैंने कविता आपको पढ़ाई है, इस कविता का अर्थ जो है वह आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आंसर अपन कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको इतना ही करना है। साथ ही साथ बेटा एक बात और बता दूं आपको मैं कि आपके जो वर्क आप कंप्लीट कर रहे हैं उस कंप्लीट करके और आपकी जो नोटबुक है वह आप स्कूल में देकर चल जाइएगा, जिससे कि मैं आपके उस होमवर्क भी आपका चेक कर दूं। साथ के साथ वर्क कंप्लीट भी हो जाएगा, आपकी नोटबुक भी चेक हो जाएगी। आप अपने पेरेंट्स के साथ में या किसी के साथ में भी नोटबुक स्कूल में भिजवा सकते हैं, जिससे कि मैं चेक करके आपके घर वापस में भेज दी जाएगी। ओके बेटा, टेक केयर, गुड बाय।